राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं, जो दबाव डाला गया, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ा गया, इन सब चीजों से क्या हाथ लगा? अभी तक चुनाव आयोग से क्या निकल गया, क्या निष्कर्ष हुआ? क्योंकि चुनाव आयोग तो ये कह रहा है कि अभी तो हम उस प्रोसेस में ही हैं, उस प्रोसेस का ही जो हिस्सा है कि चाहे वो जिनका नाम कटा उनका नाम लिस्ट आना हो, चाहे उसमें सुधार की बात हो, या जो ऑन गोइंग प्रोसेस जो चीजें चल रही हैं। तो ये कहना कि चुनाव आयोग पीछे हो गया है, क्या ये बात सही है? क्या ये एसआईआर एक बड़ा मुद्दा है जिससे वोट में डिस्टरबेंस होगा, बीजेपी और जदयू को नुकसान होगा, या फिर तेज प्रताप और प्रशांत किशोर की बात सही है कि ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि इस पे चुनाव लड़ा जाए? अंकित जी, आप थोड़ा सा अगर इतिहास से एग्जाम्पल्स निकाल के देखने की कोशिश करेंगे, कई बार क्या होता है जब हम किसी मुद्दे के बीच में होते हैं तो हमें लगता है कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यही है। कुछ वर्ष पहले हाँ। चले जाइए, जब आपको याद होगा राफेल पे उठाया गया था, राफेल पे करप्शन का। उस समय लगा कि सरकार ही पलट जाएगी, इतना बड़ा करप्शन आज तक देश में नहीं हुआ है। आज अब बता दीजिए, अगर आपको याद भी हो उसके डिटेल्स या राफेल के कोई सिग्निफिकेंस हो। एक आपको और कैंपेन याद होगा, सूट बूट की सरकार, इतनी बार राहुल गांधी ने बोला होगा, मुझे लगता है आप काउंट नहीं कर पाएंगे। और उस पर बहुत दिन मुद्दा चला। फिर उसके बाद अभी आप देख लीजिए उसकी क्या स्थिति है। देखिए, कोई भी मुद्दा जो उठता है, पब्लिक देर सवेर उसके मेरिट्स पे, उसकी टेक्निकलिटी पे बहुत ज्यादा इवैल्यूएट करती है। आप बोल रहे हैं कि बहुत बड़ी रैली हो रही है, रैली कौन कर रहा है? क्या ये रामलीला मैदान की तरह लोगों की स्वायत्त रैली है, सब अचानक से एक साथ जुड़ के विरोध कर रहे हैं? कोई ब्लॉक ऑफिस पे, कोई डीएम ऑफिस पे 10 लोग भी जाके बोल रहे हैं कि मेरा वोटर कार्ड कट गया? ये पॉलिटिकल रैली है। और मैंने बहुत सारे वीडियोस कल देखे, जो जो अक्सर होता है इस प्रकार की पॉलिटिकल रैलीज में, जो लोग आते हैं उसमें, जो लोग आए हैं उसमें से 90% को पता नहीं है कि वो किस मुद्दे के लिए आए हैं। उन्हें ये भी नहीं पता है कि किस पार्टी की रैली है। उनसे पूछा जा रहा है कि आपको वोटर कार्ड मिल गया, वो बोल रहे हैं हाँ मुझे वोटर कार्ड मिल गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेरिट्स ऑफ द केस। मैं थोड़ा सा वो जो राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, देखिए कितना हास्यास्पद है। एक तरफ आप प्रेस, और इसमें मैं थोड़ा सा पीयूष जी से डिफर करूंगा, एक तरफ आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एसेंशियली कह रहे हैं कि जो वोटर लिस्ट है उसमें बहुत ज्यादा एडिशनल वोटर्स है हमारे पास। सबसे पहले आप हमारे भारत के इतिहास में कभी भी चले जाइए, देखिए जो एक वोटर लिस्ट होता है उसका फॉर्मेशन हम सबको पता है कैसे होता है। एक फॉर्म 6 होता है जिसपे आप अप्लाई करते हैं। और बहुत बार क्या होता है, जैसे घर की बात बोल रहे थे, जब घर में बंटवारा होता है लेकिन उसका नंबर चेंज नहीं होता है, बहुत सारे गांवों में क्योंकि नंबरिंग नहीं होती तो उसमें जीरो डाला जाता है। ये प्रैक्टिकल है, आज तक ऐसे ही होता आया है और उसको एक तरह से मान लिया जाता है कि हाँ ये इनफिशियंसीज रहेंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत वोटर है। दूसरा, 3 मुद्दे उन्होंने उठाए जो बैंगलोर वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस थे, आप देख लीजिए। एक उन्होंने उठाया, महादेवपुरा का एक घर था जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ 80 लोगों का नाम बना हुआ है। उसके मालिक खुद सामने आते हैं और वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ बिहार से आए हुए बहुत सारे लेबरर्स रहते हैं, या 3 महीने 6 महीने रहते हैं यहाँ के एड्रेस पर, वोटर कार्ड बना लेते हैं फिर चले जाते हैं। और उसके बाद जो एड्रेस चेंज का जनरली फॉर्म 7 होता है वो लोग नहीं भरते, हम सब नहीं भरते। बहुत सारे लोग 6 6 महीने, साल 5 साल रहने के बाद भी नहीं भरते फॉर्म 7, और उनका एड्रेस जो होता है वो पिछले ही वाला रहता है। और वो रीजन है। और लास्ट में उस व्यक्ति ने कह दिया कि मैं तो खुद कांग्रेस का सपोर्टर। दूसरा, राहुल गांधी जी ने वहां पे एक और महिला का नाम लेते हुए कहा कि शकुन रानी नाम की एक महिला है, उन्होंने 2 बार वोट किया है और उन्होंने फॉर्म 6 कैसे भर दिया? वो तो 70 वर्ष की महिला है। देखिए, ये टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फॉर्म 6 को भी भर सकता है। उन्होंने कहा फॉर्म 6 सिर्फ 18 से 22 साल वाले भर सकते हैं। नहीं, कोई भी नया वोटर भर सकता है। उन्होंने कहा मैं पहली बार बनवा रही थी वोटर कार्ड और मैंने 2 बार भर दिया। और विच इज अगेन, ये इनफिशियंसीज होते हैं हमारे यहाँ। जब बीएलओज आते हैं घर पे, उनको हम एक बार फॉर्म भर के दे देते हैं, फिर पता चला वो गया कि नहीं गया, तो हमने दोबारा जाके भी फॉर्म दे दिया। तो उनके 2 एपिक कार्ड्स है, लेकिन उन्होंने खुद सामने आके कहा कि मैंने 1 बार वोट दिया है। और जो वो पेपर एक दिखा रहे थे जिसमें 2 टिक मारा हुआ था राहुल गांधी, उसको इलेक्शन कमीशन ने कह दिया ये तो हमारा पेपर है ही नहीं। बताइए। तीसरा व्यक्ति, आदित्य श्रीवास्तव वाला केस आपको पता होगा, उस व्यक्ति ने मूव किया यूपी से मुंबई से कर्नाटक, और फिर सामने में उन्होंने एपिक कार्ड का अपना नंबर डाल के दिखाया इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, और लास्टली कर्नाटका में। तो देखिए, जब इस प्रकार की आप टेक्निकली बातें करते, आप कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है उस पे, उसको रिजॉल्व करना चाहिए। जो आपने सिलेक्टिवली केसेस उठाए, उसको इलेक्शन कमीशन या वो इलेक्टर्स जो खुद है उन्होंने आकर उसको खंडित कर दिया। मिंटा देवी वाला केस देखिए बिहार का, वो महिला खुद आके सामने कह रही है कि आप मेरी फोटो लगाने वाले होते कौन? तो बहुत प्रैक्टिकली। अब दूसरा, बिहार में आते हैं। बिहार में आप कह रहे, कर्नाटका में कह रहे हैं कि बहुत सारे एडिशनल वोटर्स हैं, तो बिहार में क्लीन अप होने दीजिए फिर वो क्लीन अप आप क्यों नहीं होने दे रहे? अब वो क्लीन अप होने भी में भी आपको दिक्कत आ रही है, उसमें कह रहे हैं कि लोगों को गलत नाम काटे जा रहे हैं। तो एक साइड पे तो आपको रहना, और दूसरा, करीब करीब ये जो पार्टीज हैं, इनके 1.5 लाख बीएलएज हैं ग्राउंड पे।
जी। बीएलएस का काम ही वही होता है कि अपने घर मोहल्ले गांव में जिनके भी नाम कट गए हों गलती से जाए वहां पे उनका नाम जुड़वा दे। ये तो हम्म। बहुत सिंपल प्रोसेस है और पिछले 70 वर्षों से ये प्रोसेस चला आ रहा है। हम्म। लेकिन आप देख लीजिए जो ऑफिशियल उसमें जो जो कंप्लेंट्स डाले जाने चाहिए था पार्टियों के द्वारा, जो 3 अगस्त के इलेक्टोरल ड्राफ्ट रूल्स जारी होने के बाद, वो एक भी नहीं डाले गए। जितने भी डाले गए वो इंडिविजुअल लेवल्स पे डाले गए हैं नए वोटर एडिशंस के। हम्म। तो देर सवेर आपको बहुत प्रैक्टिकली टेक्निकली बताना होगा दिक्कत क्या हो रही है, और आम लोगों को वो फील करना होगा कि हाँ इस समय प्रभावित हो। जैसे आप बेरोजगारी का मुद्दा बोलते हैं तो एक आम युवा बोलता है हाँ बेरोजगारी का मुद्दा है क्योंकि मैं इससे प्रभावित हूं, मुझे दिक्कत आ रही है। लेकिन जब आप इस प्रकार के मुद्दे उठाते हैं जिसमें हर एक कोई के पास एक वोटर आई कार्ड है, हो सकता है 100 में एक को दिक्कत भी हो रही हो तो वो भी जाके एप्लीकेशन देता है तो बन जाता है। तो वो जो कनेक्ट आना चाहिए लोगों के इमोशन के साथ उसको मुद्दा मानते हुए, वो नहीं आ पाता है। तो अभी जो मैं देख रहा हूं इसको एक पॉलिटिकल रैली के तौर पर राहुल गांधी जिसको लेके जा रहे हैं, तेजस्वी लेके जा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि एक आम जनमानस का विरोध इसमें आएगा या एक आम जनमानस का जो मूवमेंट है उसमें ये कभी कन्वर्ट हो पाएगा। ठीक 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 है। मैं चलूंगा जनसुराज बड़े पाटिल भाई जी तक। बस एएमआई, हाँ बताइए ना, आदिल जी कुछ कह रहे हैं। बड़े भाई ये एसआईआर का मुद्दा 65 लाख वोट कटा है और लीडर ऑपोजिशन अगर कोई मुद्दा उठा रहे, दुनिया दे दे कि मरा हुआ आदमी के साथ चाय पिया है। इलेक्शन कमीशन डिस्कशन, इलेक्शन कमीशन कोई बीजेपी का कोई विंग नहीं ना है, उसका दायित्व है कि अपोजिशन रूलिंग सबसे बात करना। रूलिंग पार्टी उसका प्रवक्ता क्यों बनता है? अपोजिशन पार्टी, इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, उसका दायित्व है कि वो सबसे बात करे। अगर लीडर अपोजिशन कोई मुद्दा उठा आप बात कीजिए ना। आप सूत्र बोलते हैं, आप अनुराग ठाकुर कैसे बोल दिया उसके लिए अफिडेविट नहीं मांग रहे हैं, आप लीडर अपोजिशन के लिए अफिडेविट मांग रहे हैं। जब अखिलेश जी अफिडेविट दिए तो उस पर कुछ नहीं बोले। राहुल गांधी जी अपने घर पर चाय लोगों के साथ पिया है, जो जिसका नाम मरावासियत कर दिया, 125 साल लिख दिया एक लड़की के, एक लेडी के एज में। इलेक्शन कमीशन में त्रुटि है, इलेक्शन कमीशन क्यों बसता है, ट्रांसपेरेंसी लाने में क्यों शर्माता है? जिस तरीके से टीएन शेषन साहब का नाम पूरा देश सलाम करता है इलेक्शन, आज गणेश कुमार जी क्यों नहीं खुलकर बात करना चाहते हैं? क्यों ऐसा लगता है कि वो बीजेपी के माउथपीस बने हुए? जब शक होगा कहीं ना कहीं गड़बड़ी है तब ना शक हो रहा है। पहले कोई नहीं, महाराष्ट्र में एक एक घर में वोट आपने क्यों नहीं एक्यूरेट दिया? 54%, 57%, आप जिस दिन तक काउंटिंग हुआ उस दिन तक आपका बढ़ते रहा। इलेक्शन कमीशन के पास किस चीज की कमी है? और अभी मैंने आरटीआई डाला था, 574 ऑफिसर वहां पर कर्मचारी हैं इलेक्शन कमिश्नर में, कमिश्नर से लेकर सब स्टाफ को, किसी के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है और आप मेरा बर्थ सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। हमने उनसे पूछा था कि आप बर्थ सर्टिफिकेट बताइए कि किसने किसने अपने वोटर लिस्ट में बर्थ सर्टिफिकेट दिया, किसी का नहीं दिया, इलेक्शन कमीशन ने लिख के दिया आरटीआई में। तो नहीं, ये तो मांग नहीं आप रहे हैं, तो मुझसे ऑप्शनल है ना expect सर। करते हैं। आदिल जी, ये तो जी? ऑप्शनल है ना। अब जिसका हॉस्पिटल में जन्म हुआ है उसके पास बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, अरे तो जिसका घर में आपकी जन्म हुआ है वो पता कैसे है होगा? ये बिहार का ऑप्शनल है, सर 12 में से एक है अंकित ये ना। साहब, सर अंकित साहेब, बिहार में 3.7 था जब 2003 में बर्थ सर्टिफिकेट बना था, 3.7%। उसके बाद 16% बना। देश का नेशनल एवरेज 62% है और बिहार का सिर्फ 16.7% था। नहीं, बात सही है। बर्थ सर्टिफिकेट कौन बनाता है? ब्लॉक में जितना घुसखोरी है तो वो आप जाकर ऑप्शनल देखिए है ना, ना। 1,000 या वोटर या कार्ड या का या लेता है। में या अगर 10-12 जो मांगे जा रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, उनमें से एक ऑप्शनल है कि अगर सर आपके पास अब कोई जैसे नहीं है, मनरेगा, ये है तो यही दे सकते सर हैं। मनरेगा कार्ड क्यों नहीं मांगे? आधार क्यों नहीं मांगे? एपिक क्यों नहीं मांगे? कोई देश में नेशनल सर्टिफिकेट सिटीजन कार्ड तो है नहीं। तो ये चीज मांगना सुप्रीम चाहिए कोर्ट में था जब ना। बहस हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट भी तो ये नहीं कह पा रहा था एक साथ कि नहीं आप यही मांगिए। वो भी यही कह रहा है कि चलिए नहीं, अब जाके कहा कि चलिए अंकित ठीक है आप ज्यादा ये भी ले ऑप्शन सकते देते। हैं। हम ज्यादा ऑप्शन देते। इलेक्शन कमीशन लिमिटेड ऑप्शन क्यों देना चाहता है? जब वो वोटिंग ज्यादा कराना चाहता है, ट्रांसपेरेंसी लाना चाहता है, तो ज्यादा लोग को जोड़िए ना भाई। आप बंद कागज पे क्यों बांधते हैं? आप बोलिए कि ठीक है, हम इतना मृत्युंजय जी कुछ सर्टिफिकेट सवाल देंगे, करिए। ओपन कीजिए। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने बात मांगी ना सबकी, आखिर सुप्रीम कोर्ट के सामने आप नतमस्तक हुए ना, तो आखिर यही बात पहला दिन क्यों नहीं मान लिए? क्यों आप बीजेपी के माउथ पीस बनकर बात कर रहे थे? आप क्यों प्रवक्ता बने हुए थे? आपको सबको लेके चलना है। गणेश कुमार जी हम जानते हैं कि अमित शाह जी के आप करीबी हैं, जानते हैं मोदी जी ने चीफ जस्टिस को हटा दिया था इलेक्शन कमिश्नर के प्रोसेस में। ये तो पूरा दुनिया जानती है कि नरेंद्र मोदी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया लॉ लाकर। इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जो कंप्लेन है उसको नरेंद्र मोदी जी ने बिल बनाकर खत्म कर दिया ताकि उस पर कुछ नहीं हो। आज पूरा देश जानना चाहता है राजीव कुमार कहां है, कोई नहीं बता पा रहा है राजीव कुमार कहां है। पूर्व इलेक्शन कमिश्नर शायरी खूब करते थे, तो शायरी का असर क्या हुआ? इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं, इलेक्शन कमीशन ट्रांसपेरेंसी लाना चाहता है?
इलेक्शन कमीशन का दायित्व है कि सभी पॉलिटिकल पार्टी से सभी से बात करे। और गणेश कुमार साहब, इतिहास आपको याद रखेगा, और आपने अपोजिशन पार्टी को रोड पर लाने में मजबूर किया। आप बीजेपी को इससे नुकसान होगा, याद रखिए। बीजेपी सोची थी कि ट्रैप में लोग आ जाएगा, बीजेपी ने लोग को जागरूक किया और आज अपोजिशन की पार्टी रोड पर है, जिसके चलते बीजेपी बौखलाई हुई है। ठीक ठीक, मृत्युंजय जी एक प्रतिक्रिया देंगे, उसके बाद मैं चलूंगा जनसुराज के पास। जी कुछ बोल बहुत रहे हैं। लंबा चौड़ा अंकित जी, बहुत क्लियरली मैं आपको टेक्निकली बता दूं। जब कोई बोलता है कि इलेक्शन कमीशन को सबसे बात करना चाहिए, तो इलेक्शन कमीशन उनके घर पे जाके बात नहीं करेगा। इलेक्शन कमीशन में जाके लोग नेता बात करेंगे। और इनफैक्ट कर्नाटका वाला जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, आपको ज्ञात होगा कि 3 तारीख को जो कर्नाटका के लीडर्स थे, वो सबसे पहले जाके उन्होंने इलेक्शन कमीशन में ये कहा कि हमें कुछ गड़बड़ियां दिख रही है, हम आपसे बात करना चाहते हैं। और इलेक्शन कमीशन ने उन्हें 8 तारीख का समय दिया कि आप इलेक्शन कमीशन में आए और हमें बताएं क्या गड़बड़ियां है, हम लोग बात करेंगे। और 7 तारीख को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ज्यादा महत्वपूर्ण समझा, और 8 तारीख को ये लोग फिर मिलने नहीं गए। इनफैक्ट महाराष्ट्र वाले केस पे भी आपको याद होगा, एक बहुत लंबा चौड़ा लेख लिखा था राहुल गांधी ने। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उनको इनवाइट किया था कि आप आइए, बताइए जो भी आपको डिस्क्रिपेंसीज दिख रहे हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। राहुल गांधी ने वहां जाना जरूरी नहीं समझा। और दूसरा, जो प्रोसीजियरली कभी भी आप बात करते तो प्रोसीजियरली बात करते हैं। कोई कितना भी बड़ा नेता हो सकता है, इलेक्शन कमिश्नर उसके घर जाके उसके ब्रेकफास्ट टेबल पे नहीं पूछेगा कि बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है, लाइए मैं सॉल्व कर देता हूं। प्रोसीजरली एक प्रोसेस है 23B जो है अपना इलेक्टर्स रूल्स का, कि कोई भी दिक्कत हो तो आप एक पेपर पे लिख के कम से कम देने को तैयार तो रहेंगे ना। क्योंकि जो आपने सिलेक्टिवली केसेस बताए वो तो पब्लिक डोमेन में और सारे वो बस्ट हो गए हैं कि वो जेन्युइन केसेस नहीं है। तो जब तक आप बताएंगे नहीं तो आपके मन की बात कोई नहीं पढ़ सकता। और इसलिए मैं कह रहा हूं, देखिए टेक्निकली अगर ये बहुत बड़ा मुद्दा होता तो निकाल लिया, आप सिलेक्टिवली निकाल सकते हैं कि एक आदमी कैसा हो गया, और ये बहुत पॉसिबल है, मैं भी मानता हूं। और आज नहीं, हमेशा से होता आया है कि बहुत सारे लोगों का जिसका नाम डेड है उसका नाम जुड़ गया, किसी का एज गलत हो गया, किसी का एड्रेस गलत, ये इनएफिशिएंसीज रहती हैं। तो आपको उसको कलेक्ट करके बताना पड़ेगा। आपके जो BLAs हैं ग्राउंड पे, उनको जाना चाहिए, वहां लोकल ऑफिसर्स में, वहां जो RO है रिटर्निंग ऑफिसर, उनके ऑफिस में बताना चाहिए कि देखिए इनका एज गलत हो गया, देखिए इनका एड्रेस गलत हो गया, वो सुधारे जाते हैं। हमेशा से यही प्रोसेस रहा है। तो मेरे ख्याल से इसलिए इस मुद्दे को भले ही पॉलिटिकल बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आम जनमानस आपको बहुत जुड़ता नहीं दिखेगा, मेरी अंडरस्टैंडिंग। ठीक ठीक, सर, 10 जनसुराज सेकंड, सर, 10 ठीक, सेकंड। आते हैं आते हैं सर हम। 10 सेकंड, 10 सेकंड, हाँ। 10 सेकंड। मैं ये बोलना चाहता हूं, अप्रैल में जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बैठक बुलाई थी, तो इलेक्शन कमीशन SIR का मुद्दा क्यों नहीं छोड़ा, क्यों नहीं बात किया? और इलेक्शन कमीशन जो एपिक कार्ड बनता है, आप देखिए बिहार में जो एपिक कार्ड बना, आप आंध्रा की कंपनी को आप टेंडर दे देते हैं, जिसके चलते मोहम्मद आदिल, अगर मेरा नाम है तो मो आदिल कर देता है। इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिसर रहते हैं वो कोई प्राइवेट अदानी उनको तनख्वाह नहीं देता, मेरे टैक्स पेयर का पैसा है। आपका दायित्व है कि आप मेरा सही इनरोल कीजिए। आप पर जो सुख सुविधा खर्च होता है, इलेक्शन कमिश्नर साहब जिस ऑफिस AC में बैठते हैं और जो घर में करोड़ों रुपया खर्च होता है आपके सुख सुविधा में, आपको 100% परफेक्ट देना है। आप क्यों इलेक्शन कमिश्नर बने हैं? ये आपका दायित्व है। और आपने अप्रैल में जो मीटिंग की थी, क्यों नहीं सब SIR पे बात की? लुक्का छुपी अमित साहब से फोन पर बात करके कीजिएगा। आप सब पॉलिटिकल पार्टी को बुलाते कि हाँ हम SIR करने जा रहे हैं, आप सहयोग कीजिए। आप क्यों नहीं बुलाया आपने सब पॉलिटिकल पार्टी को? अरे इसमें शर्माना क्या? ठीक है, साफ तो कीजिए बात, आदिल जी, शक आप क्यों लोगों नहीं के जो आप लोगों का मतलब कि नेता हैं आपके हों, चाहे RJD के हों या दूसरी पार्टी हों, क्या ये लोग इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करने की कोशिश किए हाल फिलहाल के दिनों में? सर, हम गए थे इलेक्शन कमिश्नर साहब के पास। इलेक्शन कमिश्नर साहब ने बोला कि मैं सभी DM को, बिहार के कोसी क्षेत्र के DM को, सीमांचल के DM को बोल दूंगा कि आवासीय प्रमाण पत्र और दूसरा जो प्रमाण पत्र सरकार द्वारा होता है उसको जल्दी निर्गत किया जाए। 1 लाख से ऊपर एप्लीकेशन चला गया। यहां सम्राट चौधरी पटना में बोल दिए कि सब लोग बना रहा है बांग्लादेश और ये और वो बोल दिए, जिसके चलते वहां पर स्टैंडिंग इनडायरेक्ट ओरल इंस्ट्रक्शन चला गया। ब्लॉक में बनना बंद हो गया। अख्तरुल इमान साहब ने असेंबली में उठाया, तब जाकर मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी को इस बात का एहसास हुआ। जबकि इलेक्शन कमिश्नर ने वादा किया था हमसे कि 3 दिन के अंदर में सबका हम बनवा देंगे। आप इसमें खुद गणेश कुमार साहब ने कहा था ये बात कि इत्मीनान रहिए, सभी DM को हम इंस्ट्रक्शन दे देते। फॉलो नहीं हुआ। बीजेपी का फॉलो हुआ, तो सम्राट चौधरी बोले। लोग दर दर भटक के 1000, 2000, 5000 रुपया तक देना पड़ा लोग को घूस। और जो RTPS सेंटर का तो पूरा सेंटर जो ऑफिसर जो बनाता है उसका तो पांव बिहारे हो गए, वो तो एकदम लाखों रुपए की कमाई हो गई। अरे तो आप इलेक्शन कमीशन क्यों गलत नाम देगा भाई? आपको तनख्वाह क्यों मिलती है?
आप कोई प्राइवेट कंपनी है? इलेक्शन कमिश्नर साहब से लेकर जो भी स्टाफ है उसका दायित्व है, हम जो फॉर्म भरेंगे आपको 100% एक्यूरेट देना पड़ेगा। हर जगह गलती होती है। चलिए रूरल एरिया में जो दिल्ली में बैठे लोग हैं, जो पटना में बैठे, उनके साथ दिक्कत नहीं है। और पटना में आप आधार कार्ड ले रहे थे और सीमांचल में आप आधार कार्ड क्यों नहीं ले रहे थे? और शुद्ध होम मिनिस्ट्री का डाटा है कि बिहार में एक भी बांग्लादेशी नहीं है, और जो 65 लाख आदमी का नाम कटा उसमें एक भी बांग्लादेशी का नाम नहीं कटा। एक भी आदमी इलेक्शन कमीशन सिद्ध नहीं कर पाया कि वो बांग्लादेशी है, नेपाली है, श्रीलंका है कि कहां का है। तो आपने इलीगल माइग्रेंट्स क्यों लिखा अपने प्रेस नोट में? यानी बिहार को, सीमांचल को, कोसी को आप बदनाम करना चाहते हैं। एक भी नाम आप बतलाइए अंकित भाई, एक भी बांग्लादेशी का नाम दिखाया इलेक्शन कमीशन ने? तो आप एक रीजन को, एक इलाके को बदनाम करना चाहें, ये बीजेपी का एजेंडा नहीं है तो क्या है? आप बताइए। इलेक्शन कमिश्नर एक भी नाम दिखाया कि ये बांग्लादेशी का नाम जुड़ गया है? आप ही बतलाइए। बोलते थे ना इलीगल माइग्रेंट, एक बतलाइए। बिल्कुल, ये झारखंड में भी मुद्दा उठा था। ये बात सच भी है कि झारखंड में भी ये सवाल उठ रहा था। बीजेपी लगातार यही कह रही थी कि बांग्लादेशी आए हैं, और ये बातें तो चल रही है लेकिन प्रामाणिक तौर पे चीजें नहीं आ पा रही हैं जिस तरीके से आना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के पास सब संसाधन था ना, डीएम, एसपी, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, एसपी सब थे। एक भी बांग्लादेशी को दिखा देता इलेक्शन कमीशन। तो आपने इलीगल माइग्रेंट्स क्यों लिखा? बिहार को, सीमांचल को, कोसी को बदनाम करने के लिए। ये तो बीजेपी बोलती है सीमांचल को, कोसी को। नरेंद्र मोदी आकर पूर्णिया में बोले थे घुसपैठ। तो इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं शक करेगा? आपने गणेश कुमार जी बताइए, कौन ऑफिसर आपको फीडबैक दिया? बीजेपी का कौन नेता के कहने पर आपने लिख दिया इलीगल माइग्रेंट? 65 लाख नाम कटा, एक भी बांग्लादेशी को इलेक्शन कमीशन सिद्ध कर दे? नहीं किया ना। डीएम, एसपी सब कुछ है इनके पास। तो मेरा सवाल गलत है? हम सवाल उठाएंगे ना सर। इलेक्शन कमीशन एक भी नाम, ये तो बीजेपी का एजेंडा से मिलता है कि नहीं? आप ही बोलिए। आप सिद्ध भी नहीं कर पाए और 65 लाख नाम कटा, एक बांग्लादेशी को नहीं दिखा पाए आप, और पूरे बिहार को, सीमांचल को आपने बदनाम कर दिया। ये तो बीजेपी का एजेंडा है। तो हम क्यों नहीं शक करें इलेक्शन कमीशन पर? ठीक है, बांग्लादेशी का मुद्दा भी है, और दूसरी चीज ये भी है कि विपक्ष का काम ही है सवाल उठाना। अगर विपक्ष नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा?